हेलो, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण एशिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के बारे में, जिसको हम और आप किस रूप में जानते हैं, सार्क के रूप में जानते हैं। और इसमें हम कई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है या इसकी भूमिका हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्योंकि यह संगठन स्थापित हुआ है, शुरू से तो था नहीं। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह इसमें कितना सफल हुआ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सार्क की भूमिका को। तो उससे भी पहले हमें ये देखें कि जब हम सार्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो यदि अंग्रेजी फॉर्म में आप जाएंगे तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं दक्षेस, और इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो अंग्रेजी में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म है दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये स है, इसका छे लिया गया है, और ये द, तो ये इसका फुल फॉर्म है सार्क या दक्षेस का। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वे आपसी सहयोग से इस साउथ एशिया का डेवलपमेंट करें, यानी आपसी सहयोग से इस पूरे क्षेत्र का विकास करना। और जब हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनके विकास की बात हो रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के 7 और 8 दिसंबर 1985 को एक बैठक होती है। कहाँ होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है, और इसमें आखिरी दिन जो है 8 दिसंबर 1985 को क्या हुआ? इसकी दक्षेस की या सार्क की स्थापना हुई। तो कोई पूछे कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? 8 दिसंबर 1985। और चूंकि यह संगठन था जिसमें 7 देश थे और बाद में 8 देश हुए, तो इसके संचालन के लिए एक सचिवालय की जरूरत थी। तो इसका सचिवालय बना, सेक्रेटेरिएट बना 17 जनवरी 1987 को। और यह कहाँ बना? यह बना नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो काठमांडू में इसका सचिवालय है। अब यहाँ एक चीज़ के ध्यान दीजिए, यह 17 जनवरी मैंने लिखा है। कई किताबों में आपको यहाँ मिलेगा 16 जनवरी, लेकिन जब आप सार्क संगठन के वेबसाइट पे जाएंगे, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल करके देख सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 17 जनवरी। तो मेरा विचार ये है कि यदि एग्जाम में ऑप्शन में 17 नहीं है, 16 जनवरी है, तब तो आप 16 लगाएंगे, लेकिन 16 और 17 दोनों है, तो मेरे हिसाब से आपको 17 जनवरी लगाना चाहिए। तो ये है इसकी भूमिका। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, क्योंकि संगठन है तो इसके सदस्यों के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि प्रारंभ में जब स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना के समय इसमें कितने मेंबर थे? 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसके हैं 8 मेंबर। इसको याद कैसे करें? 7-8 में कंफ्यूजन हो सकता है। तो भी आपने देखा, मैंने ये कहा था कि 7 और 8 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी 1985 में। तो पहले क्या आ रहा है? 7। तो स्थापना के समय कितने मेंबर थे? 7। और बाद में
कितने हो गए? 8, यानी एक मेंबर जुड़ गया। और वह मेंबर कौन था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो स्थापना हुई थी उस समय इसके मेंबर कौन कौन थे। तो इसके मेंबर थे सबसे पहले मालदीव, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर आप याद करें श्रीलंका, फिर आप याद करें पाकिस्तान, फिर आप याद करें इंडिया या भारत, और अंत में आप याद करें क्या? नेपाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे लिख दूं। जाहिर सी बात है कि मुझे याद भी है, लेकिन एक कोडिंग भी है, और वह कोडिंग है, आप जैसे जानते हैं मेडिकल साइंस में एक डिग्री होती है MBBS, और उसमें आप जोड़ दीजिए पिन। जैसे मान लीजिए कि आप MBBS का फॉर्म भर रहे हैं तो पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, तो उस पासवर्ड को आप पिन मान लीजिए कि पिन डालते हैं, आप ATM में पिन डालते हैं, अनेक जगह पिन यूज करते हैं। तो MBBS फॉर्म का आपने पिन क्रिएट किया। अब इस M से हो गया क्या? मालदीव, B से भूटान या बांग्लादेश कुछ भी कर दीजिए, दूसरे B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, और N से क्या हो गया? नेपाल हो गया। और इसमें आप जोड़ देंगे क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो कितने कंट्री हो जाएंगे? 4, 3, 7, 1, 8। तो टोटल संख्या हो जाएगी 8 कंट्री। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान यदि बाद में शामिल हुआ तो कब शामिल हुआ? जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं उसमें यह पूछा जा सकता है। तो ये शामिल हुआ था 2007 में, यानी 2007 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान को सार्क की मेंबरशिप दी गई। अब दूसरा सवाल यहाँ ये हो सकता है कि यह सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था। और यह क्रम से देखें तो यह क्या था? 14वां सार्क सम्मेलन था। तो 7 दूना 14, 2007 में 14वें सम्मेलन में, जो कि भारत में हुआ, और भारत अफगानिस्तान का बहुत करीबी रिश्ता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत में जब सम्मेलन हुआ तो अफगानिस्तान को सार्क का 8वां मेंबर बनाया गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखें कि आखिर सार्क का आइडिया ओरिजिनली किसका था? क्या यह भारत का आइडिया था? नहीं, यह भारत का आइडिया नहीं था, बल्कि 1975 में राष्ट्रपति बने थे। 1975 में राष्ट्रपति बने थे जिया-उर-रहमान, शेख मुजीब के बाद। और इन्होंने 1977 से यह प्रयास शुरू किया। पहले तो इन्होंने एशियान और दूसरे जो संगठन थे उसमें बांग्लादेश की एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये कूप करके आए थे सत्ता में तो इनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। तो इन्होंने सोचा कि क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक्टिव प्रयास शुरू किया। 1977 में ये भारत भी आए, और कहाँ गए? नेपाल भी गए, दूसरे देशों से भी इन्होंने, सदस्य देशों से बात की। भारत में उस समय मोरारजी देसाई थे, और नेपाल में उस समय थे राजा जो वहाँ के थे वीरेंद्र विक्रम शाह, और नेपाल ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। फिर भी 1981 में पहली बार एक ठोस कदम उठाया गया, जब विदेश सचिव मिले, इनकी बैठक हुई, उसमें विचार हुआ सार्क के ऊपर। फिर 1983 में, 1984 में और 1985 में विदेश मंत्री मिले। किसके? जो स्थापना में 7 सदस्य शामिल थे, यानी अफगानिस्तान को छोड़कर उनके विदेश मंत्री मिले। और फिर जाकर के 7 और 8 दिसंबर को क्या हुआ?
ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। और इस तरीके से सार्क का गठन हुआ। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान से। अब आते हैं हम इसके उद्देश्य पर कि आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या था, और हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि उन उद्देश्यों की पूर्ति में यह संगठन कहाँ तक सफल हुआ। तो पहला जो उद्देश्य था, और ध्यान रखिए कि यह उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए नहीं है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो जब विकास की बात होगी या किसी उद्देश्य की बात होगी तो जाहिर सी बात है ना कि जो सदस्य देश हैं या दक्षिण एशिया है उसके बारे में बात होगी। तो पहला इनका उद्देश्य ये था कि जो साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के लोग हैं, यानी जो सदस्य देशों के लोग हैं, उनका कल्याण करना, वेलफेयर। और कल्याण इस प्रकार का कि उनके जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या हो? बेहतरी हो, बेहतर बनाया जाए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। दूसरी चीज़ ये कही गई कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करना। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, SEC, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को क्या करना? तेज करना। इसमें तीसरी जो बात थी, जिसमें आप सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के साथ दो और पहलू जोड़ेंगे, तब हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग। इसको याद कैसे करें? यहाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करने की बात है, और यहाँ कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यही तीनों प्लस तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये तीन इसके मेजर उद्देश्य थे। चौथा उद्देश्य आप कह सकते हैं सदस्य देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। पांचवा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान हित के मुद्दे पे क्या करना? आपस में सहयोग करना। छठी बात ये कही गई कि जो दूसरे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देशों के साथ क्या करना? सहयोग करना। और समान उद्देश्यों से ही, यानी जिसमें सबका भला हो, सबका भला मतलब जो सदस्य देश हैं उनका भला हो, उसके लिए दूसरे क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या करना? सहयोग करना। तो इस तीन को आप एक साथ याद करें कि समान मुद्दों पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करना, दूसरे विकासशील देशों के, क्योंकि हम भी विकासशील देश थे, सहयोग करना, और समान हित के लिए दूसरे क्षेत्रीय संगठनों जैसे आसियान है या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें सहयोग करना, ताकि मिलजुल करके हमारा जो लक्ष्य था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास, उसको हम पूरा कर सके। लेकिन इस संगठन में कुछ समस्याएं भी थी, और समस्याओं का सबसे बड़ा जो केंद्र था वह पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है, या कहिए कि उसका जो अस्तित्व है, वह एक प्रकार से एंटी इंडियन सिंड्रोम से प्रेरित होता है, यानी भारत का विरोध उसको हर लेवल पे करना है। और यही कारण है कि जब से सार्क संगठन बना तब से पाकिस्तान ने जो स्थापित सिद्धांत थे, ये तो उद्देश्य की बात हुई, कुछ सिद्धांत भी इसके चार्टर में दिए गए थे। जैसे
एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करना। पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादियों को बढ़ावा देगा, अलगाववादियों को बढ़ावा देगा। एक सिद्धांत उसमें यह भी था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन पाकिस्तान को आप जानते ही हैं, कश्मीर के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा। तीसरी बात उसमें ये कही गई थी कि जो सार्क संगठन है, जब इसके शिखर सम्मेलन होंगे तो उसमें जो बाइलेटरल मुद्दे हैं, यानी द्विपक्षीय मुद्दे हैं या जो विवादित मुद्दे हैं, उसको नहीं उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार यह कोशिश की कि नहीं, कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, और इससे सार्क बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा सेटबैक आया 2016 में, जब क्या हुआ, उरी हुआ। उरी में आतंकवादी घटना हुई, तो उसके बाद से भारत ने सार्क संगठन, जो उस समय पाकिस्तान में 19वां होने वाला था, उसका बहिष्कार किया, और उसके बाद इसका कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सार्क संगठन पूरी तरीके से असफल हुआ, कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। उदाहरण के लिए 2005 में सार्क संगठन ने सार्क डेवलपमेंट फंड को स्थापित किया, जिसका उद्देश्य ये था कि उस फंड का उपयोग करते हुए जो सदस्य देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इसी तरीके से 2006 में इन्होंने साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया डेवलप किया। इसका उद्देश्य ये था कि ये जो सदस्य देश हैं उनमें जो व्यापार हो वह फ्री हो, ऐसा एरिया बना जाए जहां कम से कम व्यवधान में अधिक से अधिक व्यापार हो सके। और 2007 में जो नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उसमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ये कुछ उपलब्धियां भी रही है, लेकिन आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान का जो निगेटिव रवैया था, उसके कारण सार्क बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। तो ये था सार्क संगठन। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।